मैं सबसे पहले बात मोदी जी की अमेरिका से ही शुरू करूंगा। 5 दिन पहले मोदी जी अमेरिका के व्हाइट हाउस में लोकतंत्र पर बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे थे और लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत मजबूत थी, इसका दावा कर रहे थे। फिर कैसे सबरीना सिद्दीकी का ट्रोल हुआ और कैसे उसी व्हाइट हाउस से उनकी निंदा हुई, इससे भारत शर्मसार हुआ या सम्मानित हुआ, ये मैं इस देश के दर्शकों पर छोड़ता हूं। और यदि भारत में लोकतंत्र इतना ही मजबूत है और कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, तो मोदी जी मध्य प्रदेश में जाकर मध्य प्रदेश के चुनाव को और आने वाले लोकसभा चुनाव के लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ध्रुवीकरण की राजनीति करें, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ 2022 में, तब इन्होंने सिविल कोड का मुद्दा उठाया, कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में चुनाव हुआ तो चुनाव से पहले सिविल कोड का मुद्दा उठा। और आश्चर्य की बात है, हिमाचल जहां मुस्लिम है ही नहीं, वहां भी सिविल कोड लाने की बात कही। तुरंत बाद हरियाणा के अंदर सिविल कोड लाने की बात हुई। कर्नाटक के चुनाव से पहले सिविल कोड का मुद्दा, और अब मध्य प्रदेश और केंद्र के पहले सिविल कोड का मुद्दा। अब इनको ये सिविल कोड के मुद्दे चुनाव के समय ही क्यों याद आते हैं? उसका सीधा सा मतलब है कि मोदी जी को विकास, सामाजिक सरोकारों, सामाजिक सुरक्षाओं की योजनाओं के नाम पर वोट नहीं मिलगी। ये उनको एहसास हो चुका है कि उन्होंने हमें कुछ किया ही नहीं, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो समान आचार संहिता है, सिविल कोड है, ये केवल मुस्लिमों को तो प्रभावित करेगा नहीं। हर धर्म अपनी प्रैक्टिस के अनुसार कुछ सामाजिक शादी ब्याह के नियम ईसाइयों में भी हैं, सिखों में भी हैं, मुस्लिमों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं। तो जब ये प्रैक्टिकली इनको लागू करेंगे तो ये केवल मुसलमान ही विरोध नहीं करेंगे, ईसाई भी, पारसी भी, सिख भी और हिंदू भी विरोध करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी मान्यताओं और परंपराओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी बात को मद्देनजर रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने सिविल कोड को ऐच्छिक रखा था और सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज बने थे, ताकि सभी को लिबर्टी मिले अपने सामाजिक जो कार्यक्रम है उनको करने के लिए। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत बहुतलवादी देश है, भारत गंगा जमुनी तहजीब का देश है। तो जब हम भारत को बहुतलवादी गंगा जमुनी संस्कृति का देश मानते हैं, तो इस देश के सभी धर्मों पर, सभी नागरिकों पर जो सामाजिक शादी ब्याह के नियम है, उनको हम एक तरफा नहीं थोप सकते। शादी अब भी अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है, विदेश में जाना है, तो आप किसी भी धर्म के आदमी क्यों ना हो, आपको अपनी शादी रजिस्ट्रेशन करानी ही पड़ती है। जो महिलाओं को अधिकार मिलते हैं गुजारा भत्ता का, वो कानून के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को भी मिलता है। और जो दूसरे संपत्ति के हैं अधिकार, वो भी मिलते हैं। तो सिविल कोड की जरूरत क्या है, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यदि आप लाना भी चाहते हो तो उसके लिए आपको सभी दलों से, सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करना होगा। पर विचार विमर्श करने को तैयार नहीं आप, सभी स्टेक होल्डर को साथ लेने को तैयार नहीं। आपके लिए ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। अब आप देखिए, जिस महिला को, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आपने आदिवासी प्रचारित कर कर राष्ट्रपति बनाया, उनके साथ आपने क्या व्यवहार किया? 2 दिन पहले ही शायद पुरी के मंदिर में गई थी वो, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। मंत्री गर्भगृह में उच्च वर्ग का मंत्री मोदी सरकार का गर्भगृह में जाकर पूजा कर सकता है, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति जो हमारी देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है, वो गर्भगृह में नहीं जा सकती। और आप कहते हैं हमने आदिवासियों का बहुत सम्मान कर दिया। जिस मध्य प्रदेश की धरती पर खड़े होकर आज मोदी जी
बड़े लंबे चौड़े दावे ठोक रहे थे, सबको समानता की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, उसी मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस ने बनाई थी, उसके अंदर 50% सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। आज बीजेपी की सरकार ने क्या कर दिया, 7.5% कर दिया उस 50%। जो यूनिवर्सिटी ट्राइबल्स के लिए बनी थी, अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी के उनके आरक्षण को भी 50 से 7.5 कर दोगे, तो फिर इसका मतलब उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का बनाने का औचित्य क्या था? यूनिवर्सिटी तो मध्य प्रदेश में और भी बहुत बनी हुई है। आप ट्राइबल के अधिकारों की बात करते हो, जन जंगल जमीन की बात करते हो। आज ही रिपोर्ट छपी है हरदा के अंदर कि 44,000 एकड़ जमीन जो आदिवासियों की थी, इन भाजपाइयों ने जबरदस्ती हड़प कर उच्च वर्ग को दे दी, जबकि आदिवासी की जमीन आप किसी को दे नहीं सकते। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जिस मध्य प्रदेश की धरती पर आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात कर रहे थे, उसी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने बाकायदा लिस्ट देकर 225 घोटाले गिनाए थे कि भाई 225 घोटाले इन्होंने किए थे। मोदी जी उन पर जांच करने को तैयार नहीं। कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन लिया जाता है, ये लेटर वहां के ठेकेदार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को लिख कर दिया था। प्रधानमंत्री ने उस लेटर की पावती हमको मिल गई, इसका भी जवाब नहीं दिया। फिर आप किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो? जिस हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार की पूरी किताब छपवाई थी, वही हेमंत विश्वा शर्मा आपकी पार्टी में आ गया, तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहा। बंगाल का उदाहरण हमारे साथी जेपी सिंह जी दे चुके हैं। जो भी कांग्रेसी मध्य प्रदेश का जो अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया था, इसके ऊपर जमीन हड़पने का आरोप था, 450 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप था। कांग्रेस में आने से पहले केस चल रहा था, और जो ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो केस रफा दफा हो गया। कहां चला गया भ्रष्टाचार? व्यापम घोटाले में आपने सत्ता दुरुपयोग कर कर किस तरह शिवराज सिंह को बचाया, ये सब सामने है। हरियाणा के अंदर 30 घोटाले तो खुद सरकार मान चुकी है। हरियाणा की सरकार एसआईटी गठित कर चुकी है। उन एसआईटी का क्या हुआ कोई नहीं जानते, मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठा, राहुल गांधी ने बार बार एक ही सवाल पूछा था कि भाई जो 20,000 करोड़ रुपए बेनामी अडानी की संपत्तियों में लगे हुए हैं, कंपनियों में, रुपए किसके हैं? ना तो मोदी जी ये बताने को तैयार वो सेल कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, किसके हैं, ये बताना तो सरकार को ही होगा। और ना मोदी जी उसकी जांच कराने को तैयार है। जिस हिडनबर्ग रिपोर्ट को आप रद्दी की टोकरी बता रहे हो, उस रद्दी की टोकरी की जांच के लिए अमेरिका ने बाकायदा जांच आयोग शुरू कर दिया है। बहुत सी बातें खुलेंगी, पर आप बताने को तैयार नहीं। आपने जो ड्रोन खरीदा 100 का 800 करोड़ का, उसकी चर्चा हुई, आप जब पोल खुल गई तो अब आप कह रहे हो कि अभी कोई हमने फैसला नहीं किया है। आपने कांग्रेस के ऊपर 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगाया था कि भाई यूपीए कार्यकाल में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब जिस व्यक्ति ने प्रेजेंटिव लॉस के नाम पर कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया था, वही कैग का मुखिया विनोद राय आज भाजपा सरकार आने के बाद लगातार लाभ के पदों पर है। उसने खुद अपनी किताब लिखकर माना कि जो उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था उसके कोई तथ्य नहीं थे, और प्रेजेंटिव लॉस कह दिया था वैसे ही। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रेजेंटिव लॉस तो कोई होता ही नहीं। और यदि कांग्रेसियों ने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए थे, तो एक भी कांग्रेसी के खिलाफ आप आरोप क्यों नहीं लगाते? आपने किसी को बंद नहीं किया, एक के खिलाफ भी मुकदमा नहीं है उन 12 लाख करोड़ का। तो आपने कहा कि नेशनल हड के अंदर कांग्रेस ने 5,000 करोड़ के घपला कर दिया, पर जो आपका खुद का आईटी विभाग है, उसने जो हमको चार्जशीट दी, उसने खुद नेशनल हड की सारी संपत्ति 350 करोड़ की बताई है। तो आपकी किस बात को माना जाए, और आपकी कौन सी बात सच है? आप कह रहे खुद भ्रष्टाचारी हैं। और अभी आपको एक याद होगा, कल या परसों ही वेदांता ने एक खुलासा किया है कि विगत 5 सालों में हमने 495 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। उन्होंने खुद कहा है कि 495 करोड़ 5 साल में दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आप जब बता ही रहे हो कि हमने 495 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया, तो बता तो दो किसका है। वो बॉन्ड के माध्यम से दिया है, बताने को तैयार नहीं है।
जितने पिछले 5 सालों के अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से चंदा मिला है, वो खुद ये तो बताया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि उसका 80 से 85% चंदा भाजपा को मिला है, 10 से 15% पूरे विपक्ष को मिला है।